वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में एक स्वेच्छावेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के व्यंजक की स्थापना की गई थी। इसके उपरांत आज किसी समविद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण के व्यंजक की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जिसे साम्य अवस्था कहा जाता है के बारे में विस्तृत बात की जाएगी। स्थायी साम्य अवस्था, अस्थायी साम्य अवस्था में अंतर स्पष्ट किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर नेक्स्ट स्लाइड से। सर्वप्रथम समविद्युत क्षेत्र की परिभाषा। सम मतलब समान, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता का परिमाण और दिशा हर बिंदु पर समान बना रहे उसे समविद्युत क्षेत्र कहते हैं। तथा वो इस बात पे निर्भर नहीं करे कि प्रेक्षण बिंदु के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक क्या है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र समविद्युत क्षेत्र कहलाता है। इन्हें परस्पर समानांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे चित्र में देखा जाए तो तीन समानांतर रेखाओं द्वारा समविद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है, जिसमें दो बिंदु ए और बी की कल्पना करें तो दोनों पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक ही दिशा में है, समानांतर है तथा उसका गणितीय मान अथवा परिमाण भी समान है। इस कारण से ए तथा बी बिंदु समविद्युत क्षेत्र में रखे हुए माने जा सकते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान समान है। किंतु ध्यान रखिएगा, ए और बी पर विभव समान नहीं है। उसका कारण ये है कि ये जो समविद्युत क्षेत्र होता है ये सामान्यतया एक पृष्ठीय आवेश के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा है गाउस के नियम में कि किसी भी आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से दी जाती है, जो दूरी r पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर जो E का मान होगा, यदि इस तीव्रता को ये माने कि एक चालक प्लेट के कारण है, तो E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से दिया जाता है, जहां सिग्मा चालक प्लेट पर पृष्ठावेश घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट माध्यम की विद्युतशीलता है। इस कारण से ए तथा बी दोनों बिंदुओं पर तीव्रता का मान समान होगा, क्योंकि तीव्रता चालक पृष्ठ से दूरी पर r पर निर्भर नहीं करती। किंतु यदि अपने ए और बी पर विभव की बात करें तो प्लस प्लेट के अधिक निकट होने के कारण बिंदु ए पर विभव उच्च होगा और बिंदु बी पर विभव अल्प होगा। इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा माइंड में कि ए और बी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं समान हैं, विभव समान नहीं है। हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलाघूर्ण। चित्र में एक समविद्युत क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है जिसकी तीव्रता का मान E है। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव को रखा है इस प्रकार से कि द्विध्रुव का अक्ष या ये कहें द्विध्रुव आघूर्ण समविद्युत क्षेत्र के साथ कोण थीटा बना रहा हो। जैसे यहां पर ये कोण थीटा प्रदर्शित किया गया है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तीव्रता राइट हैंड साइड की तरफ है। पी और ई के मध्य का कोण थीटा है। क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की दिशा लेफ्ट टू राइट है अपने लिए, तो जो धनावेश होगा उस पर दिशा बल राइट हैंड साइड की तरफ लगेगा, जबकि
माइनस क्यू पर बल लेफ्ट हैंड साइड या बाएं हाथ की तरफ लगेगा। बल का परिमाण F इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा। यहां पर क्योंकि ये समविद्युत क्षेत्र है तो E का मान बिंदु A और बिंदु B दोनों जगह समान ही रहेगा। इसी कारण से एक बल राइट हैंड साइड में प्लस क्यू पर F इक्वल टू क्यू ई, और जो माइनस क्यू चार्ज है पॉइंट ए पर उस पर भी बल F इक्वल टू क्यू ई लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आरोपित होगा। बल एक सदिश राशि है, दोनों बलों का परिमाण समान है Q इंटू ई, दिशाएं विपरीत हैं, इस कारण से ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करेंगे और सदिशों के सदिश योग के नियमानुसार दोनों का परिणामी बल शून्य हो जाएगा। अर्थात समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता, नेट फोर्स 0 होगा। अब यदि बात करें इनकी लाइन ऑफ एक्शन की, जो माइनस क्यू या ए बिंदु पर रखे माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल है, उसकी क्रिया रेखा है सी से लेकर ए। प्लस क्यू पर लगने वाले बल की दिशा चित्र में दर्शाई गई है। दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण उनकी क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी BC से प्रदर्शित की गई है। जब दो बल परिमाण में समान और दिशाओं में अलग अलग हो और उनकी क्रिया रेखा एक समान न हो तो दोनों मिलकर बल युग्म बनाते हैं, और बल युग्म मिलकर घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करता है। इसे बल आघूर्ण द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। इस स्थिति में बल आघूर्ण का मान दिया जाता है बल गुणा दोनों बलों के जो अक्ष हैं, क्रिया रेखा है, उनके मध्य की लंबवत दूरी कितनी है। तो यहाँ दो बल इस प्रकार से हैं जिनके मध्य की दूरी BC से प्रदर्शित की जा सकती है। तो बल ले लिया Q इंटू ई, मध्य की दूरी होगी BC। त्रिभुज में देखें तो विकर्ण D है, यदि अपने साइन थीटा लें तो अभिलंब BC बटे विकर्ण D, तो BC का मान यहाँ पर D साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। यहाँ आप टोटल वैल्यू बन गई बल आघूर्ण की क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। क्यू आवेश का परिमाण है, डी आवेशों के मध्य की दूरी है। जब आवेश के परिमाण को आवेशों के मध्य की दूरी से गुणा किया जाता है तो बल तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित होता है, अर्थात क्यू इंटू डी पी से प्रदर्शित किया गया है। ई साइन थीटा जैसा है वैसे का वैसा। जैसा कि पूर्व में भी कहा था कि P और E के मध्य का कोण थीटा है, तो यहाँ पर अपने टॉर्क को सदिश रूप में लिख सकते हैं या बल आघूर्ण को सदिश रूप में P क्रॉस E। ये समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का गणितीय मान है, जो तीन राशियों पर निर्भर करता है। P जिसे द्विध्रुव आघूर्ण, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा P तथा E के मध्य कोण है। इस सूत्र के आधार पर यदि अधिकतम और न्यूनतम बल आघूर्ण की स्थितियां परिभाषित की जाएं तो निम्न स्थितियां संभव हैं। सर्वप्रथम सूत्र लिखा है समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान Pe sin थीटा। यदि P और E के मान नियत माने जाएं और केवल कोण पर निर्भरता चेक की जाए तो जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा उस स्थिति में साइन 90 का मान 1 और बल आघूर्ण का मान सर्वाधिक Pe के बराबर हो जाएगा। अर्थात चित्र में देखें ये कोण 90 डिग्री हो, क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये P की डायरेक्शन है, वेक्टर P डाइपोल मोमेंट। E की डायरेक्शन एक दिशा में दी ही गई है और दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो जाए तो लगने वाला बल आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा, Pe के बराबर होगा। ये सबसे ज्यादा अस्थायी अवस्था भी कहलाती है क्योंकि
अधिकतम बल आघूर्ण के कारण निकाय घूर्णी गति करने का प्रयास करता है। और यदि न्यूनतम बल आघूर्ण की स्थिति देखी जाए तो थीटा के दो मान संभव हैं, या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। दोनों स्थितियों में साइन थीटा का मान 0 होगा और साइन थीटा 0 होने पर बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। अब इन दोनों स्थितियों में अंतर क्या है? थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। उसके लिए पुनः थीटा की परिभाषा समझते हैं। थीटा कहते हैं डाइपोल मोमेंट और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मध्य का कोण, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मध्य का कोण है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दी जाती है -q से +q। जैसे पहले डायग्राम में, जिसे मैं नंबर 1 लिख रहा हूं राउंड में, इसमें P की दिशा और E की दिशा एक ही तरफ है, अर्थात P और E के मध्य का कोण 0 डिग्री है। इस अवस्था में ना तो इस द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल है, न ही कोई बल आघूर्ण है। और यदि मैं इस द्विध्रुव को अपनी साम्य अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित कर दूं, सपोज मैंने इसे थोड़ा सा घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में, और घुमाने के बाद मैं इसे छोड़ देता हूं, प्लस के ऊपर बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा में, माइनस के ऊपर बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विपरीत दिशा में, दोनों बल मिलकर इसे वापस अपनी आरंभिक स्थिति में ले आएंगे। अर्थात जो साम्य अवस्था है वो ऐसी है कि साम्य अवस्था से यदि निकाय को थोड़ा सा विस्थापित भी कर दिया जाए तो भी निकाय अपनी मूल स्थिति में वापस लौटने का प्रयास करता है। जिस स्थिति में द्विध्रुव रखा था उस स्थिति से यदि अल्प विस्थापित करके छोड़ा जाए तो द्विध्रुव वापस अपनी मूल स्थिति में आने का प्रयास करेगा। इसी कारण इस स्थिति को स्थायी साम्यावस्था या स्टेबल इक्विलिब्रियम परिभाषित किया जाता है। अब बात करते हैं थीटा 180 डिग्री की। साइन 180 0 होने के कारण बल आघूर्ण तो 0 है, अर्थात परिणामी बल और बल आघूर्ण दोनों 0 होने के कारण यह भी एक साम्य अवस्था को तो प्रदर्शित कर रहा है, किंतु यदि यहां से द्विध्रुव को थोड़ा सा भी विस्थापित कर दिया जाए, जैसे प्रीवियस केस में किया था, सेम दोबारा करने का प्रयास करते हैं। वामावर्त दिशा में थोड़ा सा घुमा के छोड़ दिया। जैसे ही आप इसे वामावर्त दिशा में छोड़ेंगे, प्लस क्यू क्योंकि स्थिति में आ चुका है चित्र में दर्शाए अनुसार, तो इस पर बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा में लगेगा, माइनस के ऊपर बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता की विपरीत दिशा में लगेगा। दोनों मिलकर इस द्विध्रुव को और भी ज्यादा घुमा देंगे। अर्थात जब तक द्विध्रुव थीटा बराबर 180 डिग्री की स्थिति में रखा हुआ है, साम्यावस्था है, अर्थात निकाय पर परिणामी बल और परिणामी बल आघूर्ण 0 है। परंतु यदि निकाय को इस साम्यावस्था से अल्प विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो ये निकाय वापस अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं लौटेगा, अपितु विस्थापन बढ़ता ही जाएगा। इस कारण ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। तो ये जो स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था की दो स्थितियां आप लोगों ने अभी भी चेक की हैं, तो उसमें साम्यावस्था की परिभाषा समझें। परिणामी बल आघूर्ण 0 है तो साम्यावस्था है। उसके उपरांत यदि साम्यावस्था ऐसी है कि निकाय को विस्थापित करके छोड़ें और निकाय वापस अपनी साम्यावस्था स्थिति में आ जाए और वही मूल साम्यावस्था हो जहां से निकाय को विस्थापित किया है, तो इसे स्थायी साम्यावस्था कहेंगे। किंतु यदि निकाय ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो अपनी मूल स्थिति में नहीं लौट पाए तो इसे अस्थायी साम्यावस्था कहा जाता है। इसी के साथ आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, समविद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण के व्यंजक स्थापित कीजिए तथा स्थायी एवं अस्थायी साम्यावस्था की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आप इसे सॉल्व कीजिएगा
See you in next video lecture. Till then, have a nice day.